तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फैंग युआन लीकर वांगू को रिफाइन करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और वह उसे रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी लीकर वांगू उस पर काउंटर अटैक कर देता है और उसके स्पेस अपर्चर में इन्वेड करने लगता है, जो देखकर फैंग युआन बहुत ही परेशान होने लगता है और वह कहता है डैम इट, ये मेरे स्पेस अपर्चर में इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, मुझे इसे किसी भी तरह रिफाइन करना ही होगा। और वह अपने प्राइमल इसेंस को उसकी तरफ भेजने लगता है, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और उसे लगातार दिक्कत आने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे 2 रेड आइस अपीयर होती है और एक ज़ोरदार प्रेशर महसूस होता है। उस प्रेशर और फैमिलियर ऑरा को महसूस कर फैंग युआन एकदम हक्का बक्का रह जाता है और कहता है ये तो एकदम फैमिलियर ऑरा है, ये ज़रूर ऑटम स्प्रिंग सिगार्डा है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फैंग जैंग और उसके अंकल दिखाए जाते हैं, जहाँ फैंग जैंग के अंकल बहुत ही चौंके हुए होते हैं और चौंक कर कहते हैं, क्या तुमने सेन कुइयर के बदले फैंग युआन को 6 प्राइमल स्टोन दे दिए? क्या तुम पागल हो गए थे? अंकल की बात को सुनकर फैंग जैंग कहता है, अंकल आपका ये नेफ्यू बिलीव करता है कि पुअर लोगों की मदद करना एक अच्छी बात है, और वैसे भी सेन कुइयर हमारी सर्वेंट है जिसने हमें बहुत सालों से सर्व किया है, और मैं सेन कुइयर को फैंग युआन के डेविल हाथों में नहीं रहने दे सकता था, इसलिए मैंने सेन कुइयर के बदले मेरे पास जितने भी प्राइमल स्टोन थे उसे फैंग युआन को दे दिए। जो सुनकर अंकल अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहते हैं, अरे मेरे पागल बच्चे, सेन कुइयर फैंग युआन से बिलोंग नहीं करती थी, वह हमारी सर्वेंट है। अगर तुम उसे पसंद करते थे तो तुम्हें हमसे कहना चाहिए था। जो सुनकर फैंग जैन को एक शौक लगता है और वह कहता है, इसका मतलब बिग ब्रदर ने मुझे पागल बनाया। जो सुनकर अंकल कहते हैं, रहने दो, मैं तुम्हें कुछ और प्राइमल स्टोन दे देता हूँ और तुम इससे अपने वाइटल गू को रिफाइन करने की कोशिश करो, वैसे भी तुमने इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। जिसके बाद अंकल उसे कुछ और प्राइमल स्टोन देते हैं। प्राइमल स्टोन लेने के बाद फैंग जैंग वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंकल गुस्से में अपने हाथों को टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, वो बास्टर्ड फैंग युआन, उसने हमारे सर्वेंट को हमें ही बेचने की कोशिश की, वो आजकल बहुत ज़्यादा कनिंग होता जा रहा है। जो सुंदर आंटी उसे काम डाउन करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, हस्बैंड काम डाउन, बस ये 6 प्राइमल स्टोन ही तो थे। जो सुनकर अंकल कहते हैं, तुम नहीं समझती, अगर किसी सी ग्रेड टैलेंट को भी अगर अच्छा खासा रिसोर्सेज दिया जाए तो वो भी किसी बी ग्रेड टैलेंट को मैच करने लग सकता है। वह अपने टैलेंट की कमी को रिसोर्सेज से पूरा कर सकता है। और जब तक फैंग युआन के पास 6 प्राइमल स्टोन थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उसके पास टोटल 12 हैं और अब बात अलग है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर किसी गू मास्टर के पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं तो उसका जो प्रोग्रेस होता है वह सी ग्रेड से बहुत ऊपर हो जाता है, भले ही वह सी ग्रेड का क्यों ना हो। लेकिन कुछ भी हो, फैंग युआन ज्यादा देर तक रिसोर्सेज कलेक्ट करने में कामयाब नहीं रहेगा और मुझे नहीं लगता कि हर बार एकेडमी उसे रिसोर्सेज देगी। एक बार अगर फैंग युआन का किसी तरह हम मोमेंटम तोड़ दें तो वो हमेशा हमेशा के लिए कल्टीवेशन में पीछे चलता चला जाएगा और कभी भी इस लायक नहीं बन पाएगा कि वो अपने फादर और मदर का इनहेरिटेंस ले पाए। इसलिए हमें किसी न किसी तरीके से फैंग युआन की मोमेंटम को ब्रेक करना ही होगा। जो सुनकर आंटी कहती है, लेकिन अगर हम ये सब ना भी करें तो भी वो 1 साल के अंदर के रैंक 1 के मिडिल स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगा। और हस्बैंड, वैसे भी तुम तो रैंक 2 के कल्टीवेटर हो, तुम्हें उससे डरने की क्या जरूरत। जो सुनकर अंकल गुस्से में कहते हैं, तुम बेवकूफ औरत, तुम्हें क्या लगता है कोई एक एल्डर फैमिली के इनहेरिटेंस के लिए चैलेंज कर सकता है? ये क्लैन के स्ट्रिक्ट लॉ हैं। अगर कोई गू मास्टर 16 साल के पहले गू मास्टर रैंक 1 के मिडिल स्टेज तक पहुंच जाता है तो अपने फैमिली के इनहेरिटेंस को ले सकता है और उसे संभालने के लायक हो जाता है। अगर वह सच में 1 साल के अंदर मिडिल स्टेज तक पहुंच गया तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे और इस घर में जितने भी चीजें हैं वह उसके पेरेंट्स से बिलोंग करती हैं और वह हमसे इसे जरूर छीन लेगा। तो सुनकर आंटी को एक सदमा सा लगता है और कहती है, क्या तो हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? जो सुनकर अंकल कहते हैं, अभी इस समय फैंग युआन 15 साल का है और हमारे पास 1 साल का टाइम है। अगर फैंग युआन हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं आता तो फिर हम उसके खिलाफ साजिश रचेंगे और उसे किसी न किसी तरीके से 1 साल के अंदर मिडिल रैंक पहुंचने से रोकेंगे। एक बार वह ऐसा नहीं कर पाएगा तो वह अपने फादर और मदर के इनहेरिटेंस को खो देगा। तो सुनकर आंटी कहती हैं, लेकिन फैंग युआन, उससे डील करना बहुत ही हार्ड है, वह हमारे पहुंच से हमेशा ही आगे रहता है। यहाँ तक कि हमने जो उसके खिलाफ सिडक्शन प्लॉट किए थे वो भी कामयाब नहीं हुआ और उसने फैंग जैंग को बेवकूफ बनाकर उससे 6 प्राइमल स्टोन भी निकलवा लिए। क्या ऐसा बच्चा सच में 15 साल का हो सकता है? जो सुनकर अंकल कहते हैं, अफसोस, अगर वो फैंग जैंग जितना स्टूपिड होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कुछ भी हो, हमने फैंग जैंग को किसी तरह अपने तरफ कर लिया है और वही हमारा ग्रेटेस्ट वेपन बनेगा जो फैंग युआन के खिलाफ
हमें फ्यूचर में काम आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें फेंग युआन को दिखाया जाता है जो कि एक डेविल से स्माइल दे रहा होता है और बहुत ही खुश होते हुए कहता है, सच में ऑटम स्प्रिंग सिगाडा मेरे साथ सच में रिबॉर्न हो गया है। इसका मतलब यही है कि ये वन टाइम यूज गू नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा भी था कि फेंग युआन को लग रहा था कि ऑटम स्प्रिंग सिगाडा सिर्फ वन टाइम यूज करने का गू है, लेकिन नहीं, वो एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है। इसलिए वह यहाँ बहुत खुश हो रहा था और कहता है, और सबसे बड़ी बात कि इस बार इस लाइव में वह मेरा वाइटल गू है। नली जो मून लाइट गू है वह एक मीडियम क्वालिटी का है और जो लीकर वार्म गू वह हाई क्वालिटी का है। लेकिन अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए रैंक 6 के स्प्रिंग ऑटम सिगाडा से, तो वह स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने ऑटम स्प्रिंग सिगाडा का यूज़ किया था टाइम में 500 साल पीछे आने के लिए, इस वजह से अभी ये बहुत ही वीक स्टेज पर है। एक समय पर ये विटैलिटी से एकदम फुल हुआ करता था, लेकिन आज ये एक डेड वुड की तरह लग रहा है। लेकिन जो भी हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा ही है, क्योंकि अगर ऑटम स्प्रिंग सिगाडा अपने पीक स्टेज पर होता तो मेरा जो अपर्चर स्पेस है इसे हैंडल नहीं कर पाता और मेरा अपर्चर स्पेस ब्लास्ट हो जाता, जिस वजह से मैं मारा जाता। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये अभी वीक स्टेज पर है, जिस वजह से मेरा जो अपर्चर स्पेस है इसे हैंडल कर पा रहा है। लेकिन जो भी हो, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। भले ही मैं इसके पावर का अभी यूज़ ना कर सकूँ, लेकिन इसके ऑरे में भी अभी भी इतना दम है कि ये मून लाइट गू और लीकर वार्म गू को सप्रेस कर सकता है, जिससे मुझे इन्हें रिफाइन करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और वह डेविल स्माइल में हंसते हुए कहता है, हा हा, ऑटम स्प्रिंग सिगाडा मेरे हाथ में होना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हेवन की पावर मेरे हाथ में है। ऑटम स्प्रिंग सिगाडा का यूज़ करके इसके नीचे जितने भी आने वाले गू हैं मैं उन सभी को सप्रेस कर सकता हूँ और बिना किसी प्राइमल स्टोन के यूज़ किए बिना भी मैं उन्हें रिफाइन कर पाऊँगा। और वह इसी को सोच कर जोर जोर से हंस रहा होता है, जिसके बाद वह मूनलाइट गू और लीकर वार्म गू को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और उन्हें रिफाइन कर लेता है। रिफाइन करने के बाद वह सोचता है, वैसे मुझे लगता है अब मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं मुझे उनमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एकेडमी जाना चाहिए और वहाँ से मेरे रिवॉर्ड को कलेक्ट करना चाहिए। जिसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीन हमें एकेडमी का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड एल्डर से आकर कहता है, एल्डर कोई फैंग फैमिली से बच्चा आया है जो कह रहा है कि उसने अपने वाइटल गू को रिफाइन कर लिया है। जो सुनकर एल्डर उठते हुए कहते हैं, अच्छा, मुझे लगता नहीं था कि कोई इतनी रात को भी आ सकता है। जिसके बाद वह कहते हैं, चलो देखते हैं कौन आया है। जिसके बाद वह बाहर जाते हैं तो उन्हें फैंग युआन दिखाई देता है, लेकिन वह उसे फैंग जैंग समझने की गलती कर लेते हैं और उससे कहते हैं, हा हा फैंग जैंग, आखिरकार तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। तुम इंडीड एक ग्रेड के ही टैलेंट हो। तुम उन फेक जीनियस की तरह नहीं हो जो सिर्फ जीनियस होने का दिखावा करते हैं, जैसे तुम्हारा बिग ब्रदर। तुम एक ट्रूली जीनियस हो। मुझे यकीन था तुम ही नंबर 1 आओगे। हा हा, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। जो सुनकर फैंग युआन उनसे कहता है, एल्डर शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। फैंग जैंग मेरा छोटा ब्रदर है। मैं स्कॉलर फैंग युआन एल्डर को ग्रीट करता हूँ। जो सुनकर वहाँ जितने भी खड़े हुए गार्ड होते हैं उनके साथ साथ एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और साथ में कहते हैं, क्या तुमने अभी क्या कहा? तुम फैंग जैंग नहीं बल्कि फैंग युआन हो। इसका मतलब तुमने सबसे पहले अपने वाइटल गू को रिफाइन किया है। जिसके बाद सीन यही कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फैंग जैंग दौड़ते हुए आ रहा होता है और अपने मन में सोचता है, आखिरकार मैंने अपने मून लाइट गू को रिफाइन कर ही लिया। मुझे लगता है मैं ही इस असाइनमेंट में नंबर 1 आऊँगा। मेरे सिवा कोई भी इस असाइनमेंट में नंबर 1 नहीं आ सकता। जिसके बाद वह एकेडमी की ओर भागते भागते वहाँ आ जाता है, जहाँ उसे 2 गार्ड मिलते हैं। उन्हें देखकर वह उनसे कहता है कि मुझे एल्डर को रिपोर्ट करना है कि मैंने अपने मून लाइट गू को वाइटल गू के तौर पर रिफाइन कर लिया है। जो सुनकर वहाँ खड़ा हुआ एक गार्ड कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल अपने बिग ब्रदर फैंग युआन की तरह ही दिखते हो। तुम जरूर फैंग जैंग होगे। तभी वहाँ दूसरा खड़ा हुआ गार्ड कहता है, वैसे तुमने बहुत लेट कर दिया। तुम्हारा बिग ब्रदर पहले यहाँ आकर रिपोर्ट कर चुका है और अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर चुका है। जो सुनकर फैंग जैंग को एक शौक लगता है और वह कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? और वह उसे बहस करने लगता है और कहता है, ये पॉसिबल कैसे है? वो सिर्फ सी ग्रेड का टैलेंट है, वो कैसे ले सकता है? वो नंबर 1 नहीं आ सकता है। जरूर यहाँ कोई मिस्टेक हुई होगी। फैंग जैंग को रिप्लाई देते हुए गार्ड कहता है कि इस चीज को हमारे एल्डर ने खुद ही वेरीफाई किया है कि फैंग युआन ने अपने वाइटल गू को रिफाइन कर लिया है। बस तुम कुछ देर वेट करो, तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही रिजल्ट। जिसके कुछ देर बाद रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि रिफाइनमेंट असेसमेंट का
विनर जो है वो फैंग युआन है, जिसे एकेडमी के द्वारा 20 स्पिरिचुअल स्टोन दिए गए हैं। जिस रिजल्ट को देखकर फैंग झैंग को एक शॉक सकता है और वह पागलों की तरह अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर आखिर ये पॉसिबल कैसे है, आखिर उसने ऐसा कैसे किया। अगर एक बार वह मो बाई और ची चैन की तरह बी ग्रेड का टैलेंट होता तब भी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह सिर्फ सी ग्रेड का टैलेंट है। सी ग्रेड के टैलेंट होते हुए भी वह नंबर 1 कैसे आ सकता है। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना हार्डर ट्रेन किया और वो हमेशा ही नीचे गिरता गया, लेकिन फिर भी वह नंबर 1 कैसे आया। आखिरकार इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। मुझे लगा था कि मैं उस ग्रेट माउंटेन के पीक पर पहुंच गया हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि किसी ने मुझे वहां से धक्का दे दिया और मैं एक गहरी अंधेरी खाई में गिरता जा रहा हूँ। डैम इट, आखिर ऐसा क्यों, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वहां खड़े हुए और भी स्टूडेंट की नजर रिजल्ट पर जाती है, जिस रिजल्ट को देखकर वह सब भी आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, क्या फैंग झैंग नंबर 1 नहीं आया बल्कि फैंग युआन आया है। इसका मतलब एक ग्रेड का टैलेंट सी ग्रेड के टैलेंट से हार गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मो फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां मो बाई के ग्रैंडफादर मो चैन एक सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या अभी तक मो बाई ने अपने रिफाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया। जिसके रिप्लाई में वह सर्वेंट कहता है, जी सर। यंग मास्टर अपने वाइटल गू को रिफाइन करने के एकदम नजदीक ही थे कि तभी उन्हें यह इंफॉर्मेशन मिल गई कि रिफाइनमेंट असेसमेंट में नंबर 1 फैंग युआन आया है। अगर एक बार फैंग झैंग नंबर 1 आता तो भी चलता, लेकिन फैंग युआन के नंबर 1 आने से उन्हें एक सदमा सा लगा है। जो सुनकर मो बाई के ग्रैंडफादर मो चैन कहते हैं, उसे यह मालूम होना चाहिए कि ग्यू कल्टीवेशन का पाथ किसी फूलों के बेड से नहीं बना हुआ, बल्कि उसमें कई सारे कांटे हैं। अगर वह इस छोटे से शौक से भी नहीं उभर सकता तो आगे चलकर वह हमारे फैमिली के लेगेसी को कैसे संभालेगा और हमारे फैमिली को कैसे आगे बढ़ाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी को भी अलाउ नहीं है कि वह उसे जाकर इसके बारे में समझा सके। उसे इसे खुद से समझना होगा और अपने आप से इससे बाहर आना होगा। जिसके बाद सीन हमें ची फैमिली का दिखाया जाता है, जहां ची लियन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन ची चैन को समझा रहे होते हैं कि देखो, वाइटल गू को रिफाइन करना 2 फैक्टर पे डिपेंड होता है। पहला तो गू मास्टर का खुद का टैलेंट कि वह किस ग्रेड का टैलेंट है, और दूसरा फैक्टर है गू। मैं तुमसे यह शर्त लगा सकता हूँ कि जरूर फैंग युआन ने जिस गू को चूज किया होगा उस गू का विल बहुत ही कमजोर होगा, जिस वजह से वह उसे आसानी से सप्रेस कर पाया और उसे रिफाइन कर पाया। हालांकि तुम्हारा भी जो एप्टीट्यूड है वो सी ग्रेड का है, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर अपने रैंक 3 के गू का यूज करके तुम्हारे मूनलाइट गू को सप्रेस कर देंगे, जिससे तुम इसे आसानी से और जल्दी से रिफाइन कर लोगे। जो सुनकर ची चैंग अपने ग्रैंडफादर को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद फिर सीन हमें फैंग झैंग का दिखाया जाता है, जिसका सब मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, देखो आखिरकार ये अपने बिग ब्रदर से हार गया। सच में ये बिल्कुल नहीं बदला, ये पहले वाला ही फैंग झैंग है जो कभी कमजोर और नकारा हुआ करता था। लेकिन फैंग झैंग उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपने मन में कहता है, बिग ब्रदर इस बार भले ही मैं तुमसे हार गया, लेकिन अगली बार मैं जरूर नंबर 1 आऊंगा और मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। जिसके बाद सीन हमें 10 दिन बाद ट्रेनिंग अरीना का दिखाया जाता है, जहाँ क्लैन एंडर सभी बच्चों से कह रहे होते हैं कि तुम सभी ने अपने वाइटल गू को रिफाइन कर लिया है, तो अब मैं तुम्हें यह सिखाने वाला हूँ कि तुम अपने वाइटल गू का यूज करके कैसे अटैक कर सकते हो। देखो, मूनलाइट गू हमारे क्लैन का सिंबल है और अब मैं तुम्हें इसे सिखाने वाला हूँ कैसे तुम इससे अटैक करोगे। जिसके बाद वो उन सभी बच्चों को कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हें अपने मूनलाइट गू को अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में कंडेंस करना होगा। हालांकि अगर तुम इसे अपने हाथों में कंडेंस करते हो तो इससे तुम इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। मूनलाइट गू को अपने हाथों में कंडेंस करने के बाद तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम्हें अपने प्राइमल सी से अपने प्राइमल इसेंस को इस मूनलाइट गू के अंदर डालना है और फिर अटैक करना है। जिसके बाद वह ऐसे ही कर अटैक करते हैं, जिससे एक जोरदार मून ब्लेड निकलती है जो सामने एक डेमो पपेट पर जाकर लगती है और उसकी गर्दन को अलग कर देती है। जो देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और वॉ करके चिल्लाते हैं और कहते हैं, कितना कूल है ये मूनलाइट ब्लेड, काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते। जो सुनकर एल्डर कहते हैं, अगर तुम लोग अच्छे से हार्ड वर्क और अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तो तुम भी यह कर पाओगे, और हाँ, ये तुम अपना इसे सेकंड असाइनमेंट समझ सकते हो। 3 दिन बाद तुम सभी का मैं टेस्ट लूंगा। जो उस टेस्ट में नंबर 1 आएगा उसे एकेडमी की तरफ से 10 प्राइमल स्टोन के पीसेस दिए जाएंगे। तो तुम सभी आप अपनी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। जिसके बाद सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं और उस ग्रास के बने हुए पपेट पर अपने मून ब्लेड से हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपने मूनलाइट ब्लेड को शूट नहीं कर पा रहे होते हैं। उन सभी को देखकर फैंग झैंग अपने मन में कहता है,
बिग ब्रदर, पिछले बार तो तुम लकी थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा और इस असाइनमेंट में नंबर 1 आऊंगा। लेकिन तभी कोई मून ब्लेड शूट करता है और वह डायरेक्ट जाके ग्रास पपेट की गर्दन को काट देती है, जो देखकर फैंग जैंग एकदम हैरान हो जाता है और वह अपने मन में सोचता है ये बिग ब्रदर नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं हो सकता, और वह उसको देखने के लिए फैंग युआन की तरफ मुड़ता है। तो यहीं पे अपना एपिसोड खत्म करते हैं, तो मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ। और यार गाइस, आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करा करिए और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग एक लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। हालाँकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की होगी, लेकिन हर तीसरे दिन डालने से बढ़िया ही तो है कि मैं रोज़ 10-15 मिनट की वीडियो डालूं। तो बस आप लोग से यही विनती है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए।